हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी ज़ोर शोरों से हो रही होगी, क्योंकि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। आज हम लोग बात करेंगे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अधिगम क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ से आपके प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, ये कई बार परीक्षा में आया है कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, पावलोव का सबसे पहले पूरा नाम याद रखिएगा। पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पावलोव है और ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, इतना याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? वे थे अमेरिका के निवासी, मतलब अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, वो याद रखिएगा। देखिए, जो इवान पावलोव है इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इवान पावलोव को, यानी कि पावलोव जो हैं जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। क्लासिकल फादर कहा जाता है इनको। अब क्यों कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर, तो अब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। देखिए, और ये तो आप याद रखिएगा कि अनुबंधन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो पावलोव को कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार परीक्षा में आया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पावलोव को 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अभी तक के, यानी कि पहले से अभी तक के, ये मात्र ऐसे इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है कि 1904 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनके हकदार कौन थे, यानी कि किनको मिला था? तो पावलोव को मिला था। और क्यों मिला था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने जो प्रयोग किया था वह कुत्ते के पाचन क्रिया के शक्ति पर शोध किया था, जिसमें इन्होंने सक्सेस हासिल की और इनको उसी के उपरांत 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये MVBI कर लीजिए। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है, मतलब ये बहुत ही खास है, इसको याद रखिएगा। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। और क्यों मिला? तो पाचन क्रिया पर शोध किया इन्होंने, कुत्ते के पाचन क्रिया पर शोध किया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये अभी तक के वर्तमान के मनोवैज्ञानिक जो हैं, अभी तक के ये कौन है? इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक है, यानी कि अभी तक किसी मनोवैज्ञानिक को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं है सिवाय पावलोव के। तो सिर्फ पावलोव ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहीं से बन गया है। फिर देखिए, इस थ्योरी को कहा जाता है एस थ्योरी कहा जाता है, यानी कि स्टिमुलस थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था और इसको स्टिमुलस थ्योरी का नाम दिया गया था। इसको वैसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किन्होंने ये सिद्धांत दिया है, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा पावलोव का। अक्सर कैंडिडेट क्या होते हैं, एग्जाम हॉल में जाके स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और कोहलर में जाके क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एकदम क्लियर अपने थॉट रखिएगा। थॉर्नडाइक का अलग है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये पावलोव ने किया था किस पे प्रयोग? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और सबका थ्योरी अलग अलग है। उन्होंने जो दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, है ना, जिसमें बिल्ली क्या करती है? भूलती है, गलती करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वह गलती से सीख करके वो सही प्रक्रिया अपना लेती है ना। और इसमें कुत्ते ने भी जो प्रक्रिया अपनाई है, इसमें भी कहीं ना कहीं वो क्या करता है? गलतियां करता है, लेकिन वो गलतियों को क्या करता है? मतलब कंडीशनिंग अप्लाई कर देता है उन गलतियों के साथ। तो
चीज़ें वही हैं लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें अलग अलग हैं, जिसको शोधकर्ताओं ने अलग अलग अपने अध्ययन के अनुसार, अपने शोध के अनुसार उन्होंने अपने थ्योरी का नाम दिया है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। एस थ्योरी इन्होंने कहा है अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। और इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना आने पर करता है। अब इस बात को कैसे आप लोग समझिएगा, ये देखिए प्रयोग पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। देखिए प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए एक कुत्ते को एक कमरे में रखा गया था, ठीक है, जैसे पिंजरा होता है उसी हिसाब से एक कमरे में बंद कर दिया गया था और सामने क्या खाना रख दिया गया था। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या होता है, लार निकलने लगता है। और जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उसके पूर्व घंटी बजा दी जाती थी। कुछ दिन बाद कुत्ते को महसूस हुआ घंटी बजने के बाद ही खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती लार उसका निकलने लगता था, यानी कि उसकी जो उत्तेजना होती थी वो क्या हो जाती थी, धीरे धीरे घंटी के मतलब आवाज़ से क्या करता था, वो कंडीशनिंग अप्लाई करने लगा। यानी कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनी वैसे ही उसका लड़ आना शुरू हो जाता था। अब इन्होंने जो है क्या किया होगा, अंत में क्या किया इन्होंने कि घंटी बजाया और खाना उसको नहीं दिया। तो लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कुत्ता समझ गया कि वो खाना देने वाला घंटी है, यानी कि उसका वार्निंग घंटी है या खाना सही में आया है। तो वही है कंडीशनिंग थ्योरी और कुछ नहीं है, ये समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए एक कुत्ते को क्या किया उन्होंने, कमरे में बंद कर दिया। फिर ये जो थे पैवलम महोदय थे, क्या करते थे, जब भी कुत्ते को खाना देते थे तब वो क्या करते थे, घंटी बजा देते थे, है ना। और घंटी बजाने से पूर्व क्या, वो घंटी जैसे ही बजता था वो उस कुत्ते का क्या मन होता था कि खाना अब मिलेगा, और उसके मुंह से क्या होने लगता था, स्लाइवा उत्पन्न होने लगती थी, लार उत्पन्न होने लगता था। जैसे ये इसको इसीलिए अनकंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी समझिए। देखिए यूआर सीआर, यानी कि देखिए सबसे पहले तो इसको यहाँ पे मान लीजिए कुत्ते को लाया गया और कुत्ते को खाना दिया गया, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आया कि घंटी पहले बजी, फिर खाना मिला, किसको, कुत्ते को खाना मिला। तब एक बार क्या हुआ कि घंटी तो बजी लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे खाना नहीं मिला, यानी कि लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से सलाइवा आता ही था। यानी कि अब आप इसको इस हिसाब से सरल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास ले रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, लंच का टाइम जैसे ही नज़दीक होने लगता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आप समझ जाते हैं और उनकी भूख ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। आपने ये फील किया होगा, या इसको ऐसे भी समझिए कि जब क्या होता है, यानी जब क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या कहते हैं 10-15 दिन तक अलार्म लगा के एक टाइमिंग बनाया सुबह उठने का, यानी कि आपको 5 बजे सुबह में उठना है और आपने टाइमिंग बना लिया और क्या किया, अलार्म रेगुलर आप लगाने लगे 5 बजे का। तो एक समय ऐसा आया कि आप तो क्या होगा आपके साथ कि 5 से 7 दिन में क्या होगा, अलार्म के साथ आप उठिएगा, यानी कि अलार्म जब तक बजेगा नहीं तब तक आपकी नींद नहीं खुलेगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जैसे ही 5 बजने वाला होगा वो अपने आप आपकी नींद उस समय खुल जाएगी। तो वही कंडीशन कहीं ना कहीं इस कुत्ते के साथ बैठती है, यानी कि जब घंटी बजती थी तभी उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब कुत्ते ने भांप लिया स्वयं को कि हमको ये ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है, यानी कि खाना देने वाला घंटी और ठगने वाला घंटी में ये फ़र्क समझ लेता है। इसी को अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहाँ कहेंगे, जब भोजन उसको मिला, यानी कि घंटी बजी, भोजन मिला, उसको कहते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स किसको कहेंगे कि भोजन उसको मिला, मतलब घंटी सीधे बजी और मतलब वो वार्निंग घंटी थी ना कि भोजन वाली घंटी थी, घंटी बजी और वो क्या करने लगा, लार टपकाने लगा, तो वो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गई, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब है
देखिए अनुबंधन के ये यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है। अनुबंधन के कुछ चरण होते हैं, उद्दीपक का समानीकरण, विलोपन, विभेद। विभेद से कभी कभी आया है प्रश्न कि विभेद क्या होता है, देख लीजिए थोड़ा सा। उद्दीपक समानीकरण क्या होता है, देखिए जब व्यक्ति अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते उद्दीपनों से भी रिस्पॉन्स करने लगता है। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, उत्तेजना होती है एक तरह से, उत्तेजना जैसे भूख है ना, भूख प्यास वगैरह कुछ भी, तो उसको शांत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि उसको शांत करने के लिए हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं। और जैसे ही हमें मिलते जुलते उद्दीपन भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स करने लगते हैं। जैसे कुत्ता रिस्पॉन्स करने लगा था मिलते, जैसे कि घंटी बजती थी और वो रिस्पॉन्स करने लगता था कि भाई अब तो हमको खाना मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर है विलोपन। अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस ना मिले तो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक समय ऐसा आया कुत्ते के साथ कि घंटी बेचारे के साथ घंटी तो बजती थी लेकिन जब खाना नहीं मिलता था, और ऐसा अगर 4-5 बार किया तो वो क्या हुआ, कुत्ता समझ गया कि वो खाना हमको देगा ही नहीं, तो बिना मतलब में हम सलाइवा क्यों मतलब लाड़ क्यों अपने बिना मतलब में गिराए, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देना वो बंद कर देता है। फिर है विभेद। इसमें व्यक्ति वास्तविक स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच भेद करना समझ जाता है, यानी कि यही चीज़ें विलोपन वाली चीज़ें हैं, यानी कि वो उसके साथ ठग रहा है या वास्तविक में उसको भोजन दे रहा है, तो अगर उस चीज़ों को समझ जाता है तो उसको ही कहते हैं विभेद। ठीक है, अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पे, जिसको इनसाइट थ्योरी, कोहलर का इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये भी यहाँ से भी एक प्रश्न आपके ज़रूर पूछते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं कि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये नहीं हम मतलब जानबूझ के पूछते हैं या हम अपना वीडियो में व्यूज़ डालने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। मैंने इतना एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम मैंने सीटेट मेरा क्या कहते हैं 4 बार मेरा क्लियर हुआ है सीटेट, और वही उसी के आधार पे मैं क्या मतलब आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वही मैं चीज़ें बता रही हूँ। तो ये नहीं कि हम ऐसे एवे बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं मतलब पूछते हैं, तो ये पढ़ के जाइएगा, दरख्वास्त है, विनती है, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का सीटेट क्वालिफाइड हो, आप लोग अच्छी जॉब को अच्छा जॉब ले, अच्छी लाइफ जिए। देखिए इनसाइट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इनसाइट थ्योरी मतलब अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसको कहा जाता है। कोहलर ने दिया था ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत, और इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों का इसे सिद्धांत कहा जाता है। और गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये चलिए जानते हैं। ये कई बार प्रश्न आया है कि गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत कौन सा है, तो वो सूझ का सिद्धांत ही गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है। ठीक है, और देखिए ये भी प्रश्न आया कि गेस्टाल्टवाद शब्द किस भाषा का शब्द है। ये प्रश्न आया है, बहुत बार आया है। आप लोग मजाक में बिल्कुल भी ना लें कि मजाक कर रहे हैं। गेस्टाल्टवाद, देखिए ये तो याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद शब्द कौन से भाषा से लिया गया है, तो ये जर्मन भाषा से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है संपूर्णता या समग्रता। ठीक, गेस्टाल्टवाद का मत है, यानी कि ये सिद्धांत देने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। देखिए गेस्टाल्टवाद का मत है, जब तक हमें समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हम उसका हल नहीं ढूंढते। ये सही बात है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, कहते हैं ना। तो जब तक हमें कोई समस्या में हम फंसेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, उसका निवारण थोड़ी करेंगे। हमें हमारे पास समस्या आती है तभी तो हम उसका निवारण करते हैं। और इसीलिए लाइफ हम लोग कहते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है। नहीं, लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर मान लीजिए हमेशा आपके लाइफ में खुशी रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तो फिर वो लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ, आप सीधे काट रहे हैं उसको। तो यही है कि जब तक आपके लाइफ में समस्या नहीं आती तब तक आप क्या वो समस्या आप अगर
वो सॉल्व कर लेते हैं और फिर वो क्या हैप्पीनेस वाला मोमेंट जो आता है तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है आपको, और ये हैप्पीनेस ही हमेशा रहती है तो वो भी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए लाइफ में कभी ना कभी क्या होते रहता है, कभी सुख और कभी दुख का माहौल बनते रहता है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि गेस्टाल्टवाद का क्या कहना है कि समस्या जब तक हमें दिखाई नहीं देती तब तक उसका हल हम लोग नहीं ढूंढते हैं, इन्हीं का मत है। और गेस्टाल्टवादियों ने ये भी कहा है कि हमने, जैसे मान लीजिए इनका ये मत है, देखिए संपूर्णता, इस गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, संपूर्णता या समग्रता। और यहाँ पे संपूर्णता या समग्रता इसलिए कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई आप वैन देखने जा रहे हैं, वैन मतलब कोई भी कार आपको लेनी है ना, और वहाँ पे आपने कार देखा और सीधे क्या मान लीजिए आपको कार लेना है तो क्या आप सिर्फ कार का क्या हेडलाइट देखेंगे या उसका मतलब वो बम्पर वगैरह देखेंगे, नहीं ना, उसका क्या करेंगे आप लोग, हर एक पार्ट देखेंगे, यानी कि कौन सा पार्ट आपको मतलब वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी पार्ट अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, तो उस हिसाब से ना आप वैन लीजिएगा। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास समस्या आती है तो उसका एक एक पहलू हमको देखना है, उसके बाद अगर हम वो सोचते हैं तो तुरंत उसका निवारण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको संपूर्णता या समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि जो भी हैं, यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मूल प्रतिपादक कौन थे, यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं कहेंगे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैसे मूल रूप से ये कोहलर साहब ही हैं, ठीक है, मूल रूप से हैं कोहलर साहब। बाद बाकी गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत दिया है इसमें ये वर्दीमर का भी नाम आएगा, कोफका का भी नाम आएगा और कोहलर का भी नाम आएगा, यानी कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत दिए हैं वह वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने दिया है। लेकिन अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत दिया है, देखिए किंतु अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर को माना जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ आपको कोहलर दिया रहे, यानी कि सूझ सिद्धांत किन्होंने दिया है, ऑप्शन में रहे आपका कोहलर, तो आपको कोहलर टिक करना है, ना कि वर्दीमर टिक करना है। अगर हाँ, अगर ऑप्शन में आपको दिया रहे कि कोहलर, कोफका और गौ में दिया रहे कोई नहीं और घ में दिया रहे क ख दोनों, तो वहाँ पे क ख दोनों वाला देना है, ठीक है। यानी कि अगर मूल रूप से अगर कोहलर मिलता है आपको तो कोहलर ही देना है, बाद बाकी आप ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस सिद्धांत में कोफका का भी योगदान माना जाता है, इसीलिए कोहलर और कोफका दोनों का इनका नाम आते रहता है। यह सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, यानी कि ये क्या कहते हैं, मेंटल लेवल के साथ जुड़ा रहता है, मेंटल प्रोसेस के साथ ये जुड़ा रहता है। संज्ञानात्मक कार्य मतलब कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव मतलब जैसे ही कॉग्निटिव आएगा, संज्ञानात्मक आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया से कार्य होगा, ठीक है। इसमें क्या है, किसी समस्या पर अचानक से आया समाधान सूझ है, यानी कि मान लीजिए आपके लाइफ में कोई, देखिए हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई समस्या होती है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं मिलते रहता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सॉल्यूशन फट से पता चल जाता है, हम लोग उस पे चिंतन भी नहीं करते, मनन भी नहीं करते, और क्या कहते हैं, हाँ इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे समग्रवाद के सिद्धांत में दिखाया गया है, यानी कि अचानक से जब आपको सूझ मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, ये जो कोहलर का नाम ही आता है अंतर्दृष्टि या शुद्ध सिद्धांत में। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में, तो याद रखिएगा कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये भी प्रश्न कई बार आया है, हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तभी ये प्रश्न आया है। और कितने लोगों ने, हमारे अगल बगल में जो भी लेडी बैठी थी उन लोगों ने कितनी, मतलब कुत्ते पे मार दिया तो बिल्ली पे मार दिया, अब हम क्या बताएं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका देखिए, अगर एग्ज़ाम देने जाते तो सबसे पहले तो सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस में पूछा क्या जाएगा, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के जाएं और वही आपसे, तो क्या होगा कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो वही चीज़ें पढ़ के जाइए जो आपके सिलेबस में है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि सिलेबस को देखे बिना आप कोई भी एग्ज़ाम मत दें।
सिलेबस देखें, उस हिसाब से पढ़ाई करें, स्टडी करें और सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और बाद बाकी यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? सोने का जब भी आप सोने से पहले थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए प्रयोग पे चलते हैं। देखिए, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। ठीक है, किस पे किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी मतलब क्या? वनमानुष जिसको कहते हैं, है ना। चिंपैंजी को खाली कमरे में बंद कर दिया गया और छत से कुछ केले लटका दिए गए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी क्या करता है? उछल कूद कर केला पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अधिक ऊंचाई के कारण केला पकड़ नहीं पाता। कमरे में छड़ी रख दी जाती है। चिंपैंजी की नज़र छड़ी पर पड़ी और वह पुनः केला तोड़ने लगा, किंतु सफल नहीं हो पाया। कमरे में कुछ डब्बे भी पड़े थे। चिंपैंजी की नज़र डब्बे पर गई तो वह डब्बे पर चढ़कर केला प्राप्त किया। इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष यह निकला कि चिंपैंजी मानसिक क्रियाएं और छड़ी तथा बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, जो कि यह गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत माना जाता है। यानी कि जो कोहलर थे, इन्होंने क्या किया? चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक चिंपैंजी को क्या किया? एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में क्या किया गया? छत से केले लटका दिए गए और केले लटकाने के बाद वहाँ पे 1-2 डब्बे भी पड़े थे इधर उधर और एक छड़ी थी, है ना। और वहाँ पे क्या, वो चिंपैंजी भूखा बेचारा खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। तो जैसे ही उसकी छत पे नज़र पड़ी कि केले लटके हैं, तो उसने क्या किया कि वो छड़ी से उठा के वो केले तोड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तो फिर वो हार कर बैठ गया और हार कर बैठने के बाद वो क्या, 2-4 मिनट के बाद ही उसकी नज़र डब्बे पे पड़ी और डब्बे पर पड़ी। उसके बाद उसने क्या किया? एक पे एक डब्बा रखा और छड़ी की सहायता से केले तोड़कर वो खा लिया। तो वो उसके साथ अचानक ये हुआ। ठीक है, तो यही गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि जब तक हम चीज़ों को संपूर्ण रूप से देखते नहीं हैं, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है ना। अब देखिए, इस सिद्धांत का उपनाम भी कुछ दिया गया है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि सूझ विधि का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, ये भी कोहलर। गेस्टाल्ट, ये उसके उपनाम है, यानी कि जो आप सूझ सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसी का उपनाम क्या है? उपनाम है सूझ विधि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। हमारे समय ये पूछा गया था कि संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, और संपूर्णवाद का सिद्धांत तो हम भी थोड़ा सा सही से पढ़ के नहीं गए थे, तो वो क्या हुआ था? संपूर्णवाद का सिद्धांत। लेकिन मैंने वो ऑप्शन के हिसाब से मैंने क्या किया, उसको टिक लगाया संपूर्णवाद के सिद्धांत को, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि समग्रता, जैसे ही ये समग्रता मतलब संपूर्ण, तो उसी हिसाब से मैंने टिक लगाया कि संपूर्णवाद यही होगा इसका सही आंसर। तो कभी कभी आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि 3 में से एक ऑप्शन आपको जाना पहचाना मिलेगा और एक ऑप्शन क्या रहेगा कि वो मतलब पता नहीं कहाँ से आया रहता है, समझ में नहीं आते रहता है। तो उन चीज़ों को समझ के आप ऑप्शन टिक करिए। कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, आपको क्लू थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपके, वो थोड़ा सा, लेकिन मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती है और वहाँ पे लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन वो क्या करना पड़ता है आपको, जल्दी जल्दी वो क्या करना पड़ता है, दिमाग चलाइए और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में टिक कीजिए, क्योंकि 1 मिनट के लिए एक ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसको अव्ययीवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और सूझ विधि का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि कुल इसमें देखिए इन्होंने 6 चिंपैंजी का प्रयोग किया था, यानी कि उसका पहला दूसरा, यानी कि अब ये नहीं कि एक ही जो भी है, इन्होंने जो कोहलर थे, इन्होंने अपने प्रयोग में छड़ी और बॉक्स का प्रयोग किया था। कुल 6 चिंपैंजी का प्रयोग किया था। इसमें देखिए याद रखिएगा कि पहले समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि, विचार उत्पन्न होते हैं, फिर सूझ उत्पन्न होता है, सूझ मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर समाधान निकलता है। ठीक है, कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो सूझ द्वारा बालक समस्या का हल करना जानता है, मतलब कल्पना, तर्क, तुलना का विकास करता है, पूर्ण से अंश का विकास होता है, मानसिक शक्ति का प्रयोग होता है। इसमें ये इसके प्रयोग की कक्षा की कुछ उपयोगिताएं हैं। ठीक है, अब है
BF स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए आपके एग्जाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, यानी कि CDP में आप अगर पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है क्या, पहले वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि चोमस्की जो हैं, कोहलबर्ग हैं, फिर वाइगोत्स्की हैं, और एक कौन थे, नाम भूल जा रहे हैं, चोमस्की, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, और एक ये क्या थे जी, नाम ही भूल गए। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और फिर ये है, इसमें भी मैंने क्या वो थॉर्नडाइक के बारे में बता ही दिया। फिर पैवलव, स्किनर और कोहलर, ये चार महत्वपूर्ण है। हाँ, एक पियाजे थे, उस समय हम भूल गए थे, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और चोमस्की पेपर 1 के लिए। और साथ में साथ ये अधिगम के सिद्धांत का जो थ्योरी इन्होंने दिया है, अधिगम के लिए जो थ्योरी इन्होंने दी है, तो स्किनर एक हो गए, फिर एक हो गए पैवलव, एक हो गए क्या कहते हैं कोहलर, और एक हो गए ये थॉर्नडाइक। तो 4 से 8 बहुत है, वहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न। ज़्यादा आप लोग पेपर 1 वाले ज़्यादा थ्योरी पढ़ के नहीं जाइएगा, पेपर 2 में ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पेपर 1 के लिए 8 थ्योरी बहुत है, बाद बाकी पेडागोजी देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों का बन जाएगा। अब BF स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सबका सिद्धांत याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, पैवलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। और सभी ने अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है, और कहाँ के निवासी थे ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, और प्रयोग भी पढ़ के जाइएगा। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूतता का सिद्धांत दिया था, और इसको BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कही जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कही जाती है। देखिए स्किनर का पूरा नाम BF स्किनर, ठीक है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ये भी देखिए अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, अमेरिका में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहीं के प्रोफेसर ये रह चुके हैं। इस सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमित अनुमोदन सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, रिस्पॉन्स थ्योरी इसको कहा जाता है। कौन सी थ्योरी कही जाती है, R थ्योरी कही जाती है। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, नैमित्तिक का सिद्धांत, ये जो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और अभिक्रमित, ये 3 ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, बाद बाकी इतना नहीं पूछा जाता है। इन्होंने अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर सबसे अधिक जोर दिया। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, और बाद में इन्होंने कबूतर पर किया था। और देखिए इन चारों का ना कहीं सेम ही प्रयोग है, बस अपनी बात रखने का जो तरीका है, इन्होंने अलग अलग चीज़ों के आधार पे इन्होंने अपना बात रखा है। देखिए इसका भी प्रयोग पढ़िएगा तो वही होगा, आपको लगेगा कि बिल्ली जैसे इन्होंने भी प्रयोग किया है, यानी थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पे प्रयोग किया था ना, उसी के हिसाब से देखिए इन्होंने एक बॉक्स में चूहा रखा और उस बॉक्स में लीवर रखा था। उसमें भी ना थॉर्नडाइक ने रखा था ना, बिल्ली रखा था, और क्या बिल्ली रखी थी और उसमें क्या लीवर लगा था या बटन लगा था। उसमें एक छिद्र या लीवर दबने से क्या होता था, छिद्र खुल जाता था। जब चूहा इधर उधर भागता है तो अचानक पैर लगने से लीवर दब जाता और चूहा खाना प्राप्त कर लेता था। यह क्रिया चूहा कई बार दोहराया और वह खाना प्राप्त करता गया। यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है ना। वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार इसका नाम ही अलग कर दिया है। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपना क्या करना है, पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया से पास कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग अनुसार अनुक्रिया पहले होती है। इसके प्रयोग अनुसार यानी कि स्किनर के प्रयोग अनुसार अनुक्रिया पहले होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। ये तो होती ही है, यानी कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स जब तक नहीं करिएगा तब तक आपका उत्तेजना मतलब क्या, आपका खाना कैसे मिलेगा, यानी कि आपका एम कैसे मिलेगा। उद्दीपन कहने का मतलब खाना नहीं, यानी कि एम होता है उसका। तो कुछ भी करिएगा तो उन्हीं अनुक्रिया तो पहले होगी, है ना। वैसे वैसे पुनर्बलन मिलता है, यानी कि जैसे जैसे आप अनुक्रिया करिएगा वैसे उद्दीपन मिलेगा और वैसे वैसे
पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब कुछ ना कुछ उसको मिलते रहता है, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं पुनर्बलन। जितना पुनर्बलन मिलता है अनुक्रिया में, इतनी बढ़ोतरी होने लगती है सीखने की अनुक्रिया में। पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है और ये सही बात है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक बच्चा है और वो थोड़ा सा वीक है पढ़ने में, और वो एक क्या करते हैं, जब आप उसको मान लीजिए कोई भी टास्क देते हैं और वो कंप्लीट करता है तो उसको शाबाशी देते हैं, तो फिर वो पुनर्बलन का काम करता है। शाबाशी देना मतलब उसको कुछ सकारात्मक चीज़ें देना, और सकारात्मक चीज़ों के अंतर्गत ये नहीं कि आप उसको कुछ ना कुछ देते रहिए कि कॉपी दीजिए, कलम दीजिए, ये सब नहीं। आप उसको शाबाशी भी दे सकते हैं, मतलब पुरस्कार के रूप में आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। तो शाबाशी दे दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। और उसको शाबाशी दीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा, वो और एक्टिव होके और इंटरेस्ट के साथ आपके साथ क्या मन लगा के पढ़ना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि हाँ हम ये किए तो हमको सर ने शाबाशी दी, है ना। तो उसको जब शाबाशी मिलती है तो वो क्या करता है, और अनुक्रिया करने में वो क्या करते रहता है, महत्व लगाता है, विशेष महत्व देते रहता है, यानी कि सीखने में अपना मतलब मन लगा देता है ना। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप मान लीजिए कोई बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं या कुछ पुरस्कार दे रहे हैं तो वो आपके साथ ज़्यादा एक्टिव होकर आपकी बातों को सुनता है, सीखता है। तो वही है कि जब भी अनुक्रिया मतलब अनुक्रिया जब होती है तो उद्दीपन उद्दीपन तो मिलता ही है, साथ में साथ जब पुनर्बलन मिलता है तो उस अनुक्रिया करने में और मन लगते रहता है, और अनुक्रिया क्या होती है, बढ़ोतरी होने लगती है अनुक्रिया करने में, यानी कि बार बार वो करने का मन करता है। स्किनर ने पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये पूछते रहता है कि पुनर्बलन पे विशेष महत्व किसने दिया है, तो पुनर्बलन पे विशेष महत्व स्किनर ने दिया है, ठीक है। और देखिए पुनर्बलन का जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट, ये हर मतलब क्या कहते हैं, हर थ्योरी में आया हुआ है, यानी कि हर थ्योरी में कहीं ना कहीं पुनर्बलन। देखिए कोहलर में चिंपैंजी को भी तो पुनर्बलन मिला, यानी कि जो उद्दीपन खाना मिला ना, उद्दीपन उससे आई थी लेकिन खाना तो मिला। तो खाना का मतलब ये क्या कहते हैं, पुनर्बलन का मतलब कुछ ना कुछ मिलना होता है। तो हर चीज़ें, चाहे आप थॉर्नडाइक का थ्योरी देख लीजिए तो उसमें भी उसको तो कुछ ना कुछ मिला था। और ये देखिए इन्होंने, ये है कि पुनर्बलन पर इन्होंने विशेष महत्व दिया था। किन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, स्किनर ने पुनर्बलन पे विशेष महत्व दिया था, इसीलिए इसको रीइंफोर्समेंट का जनक तो नहीं कहा जाता, लेकिन पुनर्बलन के, अगर पुनर्बलन वाला ऑप्शन आता है और स्किनर है ना, क्वेश्चन में स्किनर है और पुनर्बलन है ऑप्शन में, तो आपका सही निशाना जाएगा स्किनर के साथ ही, ठीक है। क्योंकि अगर जब पूछता है आपको सिद्धांत के बारे में कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हॉल ने दिया था, ठीक है। लेकिन पुनर्बलन का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्किनर का के साथ ही मैच करता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि अधिगम में या किसी भी सिद्धांत में पुनर्बलन पे विशेष महत्व या विशेष बल किसने दिया, तो स्किनर थे, BF स्किनर। और वहीं पूछ देगा अगर आपसे साफ साफ पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्लार्क हॉल ने दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि पुनर्बलन क्या होता है। जैसे पेपर पास करने पर मोबाइल या शाबाशी देना, यह सकारात्मक है, और नकारात्मक भी हो सकता है। जब हम नकारात्मक कैसे होंगे, जब बच्चा फेल हो जाएगा उसको हम डांटेंगे तो वो नकारात्मक होगा। तो ये थी कुछ अधिगम से रिलेटेड कुछ सिद्धांत जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसको मैंने करवा दिया है। बाद बाकी आप लोग जो भी आपका स्टडी मटेरियल्स है, आपका जो खुद का नोट्स है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस मैं यही कहूँगी। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सीटेट का मैं इसलिए करवा दे रही हूँ क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है। बाद बाकी KVS की क्लास चल ही रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें और क्या करें, जिससे किसी का भला हो जाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कभी ना कभी सफलता ज़रूर क्या कहते हैं, मेहनत कभी ना कभी ज़रूर सफल होता है। मेहनत का रंग सफलता से ही क्या होता है,
कभी ना कभी सफल तो होगा ही। अब ये नहीं कि हाँ, लेकिन मेहनत करना है तो मेहनत आप मन से करिए, प्रयास 100% दीजिए। अब ये नहीं कि कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश मन लगा के नहीं कर रहे हैं, कोशिश में 100% लगा दीजिए और ये सोचिए कि अब हमारा जो भी चांस है इस बार, तो ये लास्ट चांस है, अब हमें इसी बार लेना है, अब कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं है। इस जो चांस है इसी चांस में आपको मौके पे चौका मारना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मन लगा के पढ़िए और सीटेट में क्वालिफाइड होके दिखाइए। चलिए।